शारदा शिक्षिका दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़ से। आज का जो हमारा वेबिनार है ग्लोबल एसेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के संदर्भ में, जो हर साल मई के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को मनाया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं और उनके बारे में वे ज़्यादा सरल तरीके से सीख सकें, उनकी सुलभता उनको उस चीज़ में हासिल हो सके, वे आसानी से उनकी पहुंच में हो। इस उद्देश्य से इसे मनाया जाने लगा और ये जो है 2012 से शुरू हुआ। मतलब इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत थी ये 2012 से शुरू हुआ। यह विचार अमेरिका के वेब डेवलपर जॉय डेविन के द्वारा एक ब्लॉग में, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल दुनिया को दिव्यांग लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया और तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यू हर साल मई के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को आयोजित होता है। तो आज हम इस विषय पर लेके आए हैं। ये विशेषकर दिव्यांगजन माने पर्सन विथ डिसेबल के लिए है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिजिटल उन्हें समावेशन की सुविधा देता है। आज की दुनिया में शिक्षा, नौकरी हो या सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यमों से जुड़ी हुई हैं और ये सुविधाएं हर उस व्यक्ति, हर उस ज़रूरतमंद तक पहुंच सके, आसानी से उनकी पहुंच में आ सके, उसी उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत की गई। और इसके माध्यम से जो है मोबाइल ऐप्स हैं, ई कंटेंट हैं, ऑडियो बुक्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे दिव्यांग लोगों के लिए उपयोगी हो और उनको समान अवसर मिल सके ताकि वे एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई और समाज में उनकी भागीदारी बढ़े। यह संदेश देता है कि समावेशी डिजाइन केवल सहानुभूति नहीं है बल्कि मानव अधिकार का मुद्दा भी है। जब हर व्यक्ति को बराबरी से जानकारी और संसाधन मिलते हैं तो वह देश के विकास में, अपने परिवार के विकास में, अपने समाज के विकास में और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसी उद्देश्य के साथ यह दिवस की शुरुआत हुई। धन्यवाद। धन्यवाद शारदा मैम। आगे की जानकारी के लिए हम चलते हैं जिला शक्ति। शिक्षा में डिजिटल समावेशन दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और बौद्धिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए अवसर। तो आइए चलते हैं चंचला चंद्रा मैडम की ओर जो हमें इस विषय में जानकारी देंगी। जी चंचला मैम। चंचला चंद्रा मैम। हाँ, मेरी आवाज आ पा रही है मैम? जी जी। हाँ, आप सभी को नमस्कार। आज का मेरा विषय है शिक्षा में डिजिटल समावेशन, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित और बौद्धिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए अवसर। मैं श्रीमती चंचला चंद्रा, जिला शक्ति से। आज हम यह जानेंगे कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, चाहे वह किसी भी तरह से हो, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक। आधुनिक जो तकनीकी का युग है वहाँ पर शिक्षा का पूरा स्वरूप बदल चुका है। डिजिटल शिक्षा ने सामान्य शिक्षा के स्थान को ले लिया है। वहीं इसके साथ साथ हमको समावेशी शिक्षा में भी डिजिटल शिक्षा को जोड़ना है, जो दृष्टिबाधित छात्रों को, दिव्यांग छात्र, श्रवण बाधित छात्रों को और बौद्धिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो सबसे पहले हमें डिजिटल शिक्षा में समावेशन के अर्थ को समझना है। इसका अर्थ है कि हर छात्र को, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो, तकनीकी के क्षेत्र में सक्षम बनाया जाए, उसको भी तकनीकी संसाधनों में समान पहुंच हो। यही डिजिटल समावेशन का अर्थ है। कोई भी छात्र अपनी क्षमता के कारण बिल्कुल भी इस शिक्षा से वंचित न रह जाए। आगे हम देखेंगे कि श्रवण बाधित छात्रों के लिए क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कैप्शन और सबटाइटल, ऑनलाइन पाठ्य सामग्री, यूट्यूब वीडियो, वेबिनार आदि में छात्रों को कैप्शन की सुविधा देकर उन्हें
पढ़ने का अवसर दिया जा सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं सांकेतिक भाषा में अनुवाद, जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म दिए गए हैं नवोदय शिक्षा, एनसीईआरटी आदि में वीडियो में सांकेतिक भाषा का भी विकल्प दिया जा रहा है, जो छात्रों के लिए बहुत लाभदायक हो रहा है समावेशी शिक्षा में। चैट बॉक्स और टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग एप्स, कुछ एप्स हमारे पास ऐसे आ गए हैं जो श्रवण बाधित छात्रों से संवाद कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम दृष्टिबाधित छात्रों के लिए देखते हैं कि उनके लिए कौन कौन सा डिजिटल व्यवस्था किया है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन की सामग्री को आवाज के द्वारा वो लोग सुनते और समझते हैं। इसी तरह हम ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट है, बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑडियो बुक्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं और पॉडकास्ट जो दोनों ही दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह ब्रेल तकनीकी है, उसको और उन्नत किया जाए, सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, जहां पर उनका जिन क्षेत्रों में उस तरह के छात्र हैं उनको वो आसानी से ब्रेल की पुस्तकें हैं जो है वो उनको उपलब्ध कराई जाए, उसका डिजिटल कंटेंट भी रहे जिससे उनको वो पढ़ने में सक्षम रहे। इसी तरह से हम देखते हैं कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए उनके लिए सरल भाषा के ग्राफिक्स होने चाहिए, कुछ ऐसे वीडियो एप्स बनाने चाहिए जिनसे चित्रों के द्वारा पाठ को उनको समझाया जा सके। एआई आधारित प्लेटफॉर्म भी उनको छात्रों को सुलभ कराया जाए जिससे वे उस स्तर का समझ सके। कुछ इंटरएक्टिव गेम्स बनाया जाए डिजिटल में जिससे बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चे उसमें खेल के रूप में होकर सक्रियता के साथ अपना रुचिकर ढंग से उसे सीख सकें। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिजाइन में समावेशन और जो कमी है उसको हम एक चुनौती के रूप में लेकर के उसको समावेशी शिक्षा के लिए जो कमी है उसको दूर करके छात्रों तक सुलभ कराया जा सके। ये नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुई है इसमें भी दिव्यांग छात्रों के लिए आईसीटी आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह हम देखते हैं कि डिजिटल समावेशन न केवल शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाता है बल्कि यह दिव्यांग छात्रों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के समान अवसर प्रदान करके उन्हें आगे लाता है। धन्यवाद। धन्यवाद चंचला मैम। सेमिनार के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं जिला शक्ति वेबसाइट और मोबाइल ऐप की एक्सेसिबिलिटी विषय पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र कुमार चंद्रा सर। जी चंद्रा सर। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज का मेरा विषय है वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स की एक्सेसिबिलिटी, एक महत्वपूर्ण विषय है। आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है, चाहे इसकी क्षमता या विकलांगता कुछ भी हो, अगर जो एक्सेसिबिलिटी है उसको अगर हम लोग लागू करते हैं वे सबके लिए बराबर और समान अवसर मिलते हैं। एक्सेसिबिलिटी का अर्थ होता है वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स को इस तरीके से डिजाइन करना और विकसित करना जिससे सभी उपयोगकर्ता समान या बराबर रूप से उसको उपयोग कर सकें। आज हम लोग देखते हैं कि डिजिटल युग जो है वो वेबसाइट और मोबाइल ऐप से हमारा जीवन जो है अभिन्न हिस्सा बन चुका है, उससे कोई अछूता नहीं है। आज सब लोगों को वेबसाइट या मोबाइल ऐप की जरूरत हर दिनचर्या के हर एक कामों में जरूरत पड़ना शुरू हो गया है। हम सूचना प्राप्त करने के लिए, सेवाओं का उपयोग करने के लिए, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन जैसे अनेक कार्यों के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या ये डिजाइन समाधान समाज के हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से अक्षम है या जिसे कुछ विकलांगता है? क्या यह डिजाइन एक्सेसिबिलिटी को की नींव रखता है जो आज हम यूज करते हैं उसको? ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्सेसिबिलिटी का अर्थ देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए बिना बाधा का वेबसाइट या एप्स का उपयोग करना एक्सेसिबिलिटी कहलाता है। खास करके
विशेष रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या गतिशीलता बाधित या फिर संज्ञानात्मक जो व्यक्ति है उनसे जुड़ने के लिए इस कार्य को जो किया जाता है उसको एक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। और उसकी हम लोग मेन चुनौतियों को देख लेते हैं कि क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती है अगर इस प्लेटफॉर्म को सही ढंग से तैयार किया जाए। विकलांगता उपयोगकर्ताओं की जरूरतें जो होती है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स जो होते हैं वे विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए की जरूरतों को कितना पूरा करता है, या वह उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। तकनीकी सीमाएं जो होती है एक्सेसिबिलिटी को लागू करने के लिए, तकनीकी सीमाएं जो होती है जैसे कि पुराने ब्राउजरों के डिजाइन या फिर जो डिजाइन है उसमें कुछ विशेष सीमाएं होती हैं, ठीक है। जागरूकता की कमी ये मेन खास करके होती है कि जो एक्सेसिबिलिटी है उसके महत्व के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज उनकी जानकारी नहीं हो पाती है या वो लोग उनके बारे में जानते नहीं रहते हैं। ये मेन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब उसके समाधान को भी देखते हैं। अगर चुनौतियां हैं तो उसके समाधान भी है। एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देशों का पालन, खास करके जब वेबसाइट या कंटेंट तैयार करते रहते हैं तो जो एक्सेसिबिलिटी है उसका जो गाइडलाइंस होता है जैसे कि WCAG जैसे होते हैं उन टाइप के में जाकर के अगर हम लोग उसका दिशा निर्देश का पालन करें तो इन चुनौतियों का समाधान वहां से आसानी से किया जा सकता है। उपयोगकर्ता परीक्षण, जब इसको तैयार किया जाता रहता है हम लोग उस टाइम ऐसे व्यक्तियों को सामने रख करके उसका उनको क्या बोला कि उपयोगकर्ता बनाए या परीक्षणकर्ता बनाए जो उससे बाधित है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जैसे कि की स्क्रीन रीडर और हाइपर कंटेंट मोड या फिर जो क्लोज जो आते हैं, इन टाइप की चीजों को उसमें ऐड किया जाए जिससे इनकी जो एक्सेसिबिलिटी की जो समस्याएं हैं उनको आसानी से समाधान किया जा सकता है, उनकी चुनौतियों को समाधान किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग दिशा निर्देश कुछ इसको जब तैयार करते रहते हैं वेबसाइट या मोबाइल से तो कौन कौन से दिशा निर्देश है उसको हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। सरल और स्पष्ट भाषा, तो जब एक्सेसिबिलिटी तैयार करते रहते हैं, मोबाइल से तैयार करते रहते हैं तो जो भाषा है वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नेविगेशन और जो आउटलुक जो है वह बिल्कुल स्पष्ट और संगठित बनाए। उसके बाद है इमेजेस और वीडियो के लिए जो वैकल्पिक टेक्स्ट है वो भी उसमें प्रदान किए गए रहे। फार्म और इनपुट, जब हम फार्म उसमें करते हैं तो जो इनपुट है वो एक्सेसिबल बने ताकि जिससे हम लोग उसको आसानी से उपयोग कर सकें। मोबाइल ऐप्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके अंतर्गत हम अगर इन दिशा निर्देशों का पालन करें अच्छे ढंग से तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष पे। अगर इतना कुछ किया जाए तो हमें इससे क्या कर सकते हैं या इससे इन चुनौतियों का समाधान किस तरीके से किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स की एक्सेसिबिलिटी एक महत्वपूर्ण विषय है जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के बारे में है। एक्सेसिबिलिटी को लागू करने से न केवल विकलांग उपयोगकर्ताओं को लाभ होता है बल्कि इससे जो सामान्य व्यक्ति है या जो कमजोर थोड़ा सा है समाज में उनको भी इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इससे बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं बेहतर तरीके से। एक्सेसिबिलिटी को लागू करने के लिए जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना, उपयोगकर्ताओं तक उसका परीक्षण करना और एक्सेसिबिलिटी का फीचर को लागू करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी जो है वह मोबाइल सेट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमने देखा कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी किस प्रकार हम सभी दिव्यांग जनों तक के सुविधा युक्त हम पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं। इस विषय पर जानकारी देने आपके समक्ष आ रहे हैं रिंकल बग्गा सर, जिला महासमुंद से। जी रिंकल बग्गा सर। थैंक यू मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रिंकल बग्गा, जिला महासमुंद से। किस प्रकार से हम ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं को दिव्यांग जनों के लिए आसान बना सकते हैं, ये आज का मेरा टॉपिक है। ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं का उपयोग आम इंसान तो बहुत आसानी रूप से कर लेता है, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए
इनका आसानी रूप से उपयोग करना मुश्किल है। तो आज हम उस पॉइंट पे बात करेंगे कि ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं किस प्रकार से हम दिव्यांगजनों के लिए आसान बना सकते हैं। इसमें पहले हम देखते हैं कि पहुंच योग्य डिजाइन। हम जो भी ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का डिजाइन कर रहे हैं वो दिव्यांगजनों के लिए पहुंच योग्य होनी चाहिए। वेबसाइट और मोबाइल ऐप को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे दिव्यांगजनों के लिए पहुंच योग्य हो। इनमें स्क्रीन रीडर, बड़े फॉन्ट और सरल नेविगेशन जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। ऑडियो और वीडियो सामग्री को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए कैप्शन, ऑडियो विवरण और सांकेतिक भाषा व्याख्या जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। इससे दिव्यांगजनों को ऑडियो और वीडियो सामग्री को समझने में मदद मिलेगी। ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं में सहायक प्रौद्योगिकी जैसे कि स्क्रीन रीडर, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर और अन्य विशेष उपकरणों का समर्थन करना चाहिए। इससे दिव्यांगजनों को इन सेवाओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी। ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं में सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए जो दिव्यांगजनों के लिए समझना आसान हो। इससे दिव्यांगजनों को इन सेवाओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी। दिव्यांगजनों को ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना चाहिए। इससे दिव्यांगजनों को इन सेवाओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी और वे अपना काम बिना किसी व्यक्ति के आसानी से कर सकते हैं। ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं की नियमित समीक्षा और अद्यतन करना चाहिए। यदि उनमें कोई कमी है तो हम उन्हें नियमित समीक्षा करना चाहिए और उन्हें डे टू डे अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे दिव्यांगजनों को इन सेवाओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी और वे अपना काम आसानी से कर पाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं दिव्यांगजनों के लिए आसान बनाने के लिए पहुंच योग्य डिजाइन, ऑडियो और वीडियो सामग्री, सहायक प्रौद्योगिकी, सरल और स्पष्ट भाषा, प्रशिक्षण और समर्थन और नियमित समीक्षा और अद्यतन जैसी सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिससे दिव्यांगजनों को इन सेवाओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी और वे अपना काम आसानी से किसी भी व्यक्ति के बगैर कर पाएंगे। तो मेरा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बग्गा सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की है। आगे के क्रम में हम देखते हैं सरकारी पोर्टल्स और योजनाएं, क्या वे वास्तव में दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हैं? मैं प्रीति शांडिल्य, जिला धमतरी से। सरकारी पोर्टल्स और योजनाओं की सुलभता दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई सरकारी वेबसाइट और पोर्टलें दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं हैं, जिससे उन्हें जानकारी तक पहुंचने और सेवाओं का लाभ उठाने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। सुलभता के प्रमुख मुद्दे। वेबसाइट सुलभता। कई सरकारी वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का पालन नहीं करती हैं, जिससे दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगजनों तक वेबसाइटों को नेविगेट करने और सामग्री पहुंचाने में दिक्कतें होती हैं। पोर्टल यूजर्स इंटरफेस। कुछ पोर्टल्स का यूजर इंटरफेस जटिल और समझने में मुश्किल होता है, जिससे दिव्यांगजनों को आवेदन करने या जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सुलभ दस्तावेजों और प्रारूपों की कमी। कई सरकारी दस्तावेज और आवेदन फॉर्म दिव्यांगजनों के लिए सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि ब्रेल या ऑडियो प्रारूप। अतः इसके सुधार के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। सुगम्य भारत अभियान। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है,
जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों में वेबसाइट और सेवाओं को सुलभ बनाना है। सुगम्य वेबसाइटें। कई राज्य सरकारें और विभाग वेबसाइटों को सुलभ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का पालन करना और सुलभ सामग्री प्रदान करना। सुगम्य दस्तावेज। कुछ सरकारी विभाग अब सुलभ दस्तावेजों और प्रारूपों को उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे कि ब्रेल या ऑडियो प्रारूप में। तो निष्कर्ष, इस प्रकार हम देख पाते हैं कि सुलभता के अभाव में बहुत सारे दिव्यांगजन हैं, वो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं या जटिल प्रक्रिया होने के कारण इसमें सहभागी नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए सरकारी पोर्टल्स और योजनाओं की सुलभता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन सरकार और अन्य संगठन सुलभता को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दिव्यांगजनों को यह सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइटों और पोर्टलों के साथ बातचीत करने की सलाह दी जाती है कि वे सुलभ हों और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन द्वारा और विभिन्न प्रकार के जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं उनके द्वारा ऑडियो वीडियो फॉर्म में कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। तो इस प्रकार की सुविधाओं से ये जो जटिल प्रक्रियाएं हैं वो सुलभ हो पाएंगी और दिव्यांगजनों को सहजता से इन फॉर्म्स को फिलअप करने में हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार हम पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट्स के जितने भी वेबसाइट्स हैं, उनके पोर्टल्स हैं, उनमें दिव्यांगजनों के लिए भी सुलभता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। तो आगे के क्रम में हम चलते हैं। डिजिटल टेक्निकों में ब्रेल डिस्प्ले, स्क्रीन रीडर, वॉइस असेसमेंट और एआई का उपयोग। रश्मि वर्मा जी, जिला रायगढ़ से आप सबके सामने जानकारी के उपलब्ध है जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, जहां हम ये बात मुद्दा उठाती है तो ये बात फिर से एक बार दिमाग में आती है, समावेशन है कहीं ना कहीं। वर्तमान समय में दिव्यांग जनों को लेकर हमारा समाज और शासन बहुत सक्रिय है और जब ये देखा जाता है कि हमारे साथी जो है दिव्यांगजन या विशिष्ट जन जो है वो अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी शारीरिक बाधाओं का सामना करते हैं, तो उन्हें समान रूप से समाज का हिस्सा बनने के लिए, आगे लाने के लिए, ताकि वे समाज के साथ में रहते हुए अपनी सक्रिय भागीदारी दे सकें, इसके लिए आधुनिक जो तकनीकें हैं उनके माध्यम से हम उन्हें समाज में आगे लाने के अवसर दे सकते हैं। उसमें ब्रेल लिपि, स्क्रीन रीडर, वॉइस असिस्टेंट और एआई जैसी तकनीक बहुत प्रभावशाली होती है। तो आइए आज हम एक एक करके उन्हीं पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि और स्क्रीन रीडर, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली रूप से काम करता है जो दृष्टि बाधित भी है और साथ ही सुनने में अक्षम भी है। इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करने में ये बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम करता है। जो ये ऐसी तकनीक है कि जब कोई उपयोगकर्ता जो देख पाने में थोड़ा सा अपने तकलीफ महसूस करता है, वो कनेक्टिव डिवाइस या ब्लूटूथ के जरिए अपने उपकरणों को चाहे वो फोन हो, टैबलेट हो या कंप्यूटर को जोड़ के उसका उपयोग कर सकता है। दूसरी बात, ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है कि जो बोला जाता है, टेक्स्ट होता है, उसके द्वारा बोली हुई स्पीच के द्वारा जो मैटर होता है वो ब्रेल के रूप में उभर के आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पिन्स होती हैं उसमें और वो उभर कर आती हैं और जो डाटा है वो ब्रेल लिपि में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे स्पर्श करके जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो पढ़कर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, उन्हें जो जानकारी चाहिए वो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सीमा जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें ब्रेल लिपि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन रीडर भी एक सॉफ्टवेयर है और जो दृष्टि बाधित है उनके लिए बहुत उपयोगी है। स्पीच को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें स्क्रीन रीडर जो होता है, ये
जो स्क्रीन पे डाटा होता है जिसे दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, उस स्क्रीन को पढ़ के वो ब्रेल में या स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, जिसको स्पर्श करके या सुन के व्यक्ति अपनी जानकारी को प्राप्त कर लेता है। कई तरह के प्रिंट स्क्रीन रीडर हैं, जिसमें मैं बताऊंगी, एक है एनवीडीए और दूसरा कुछ पेमेंट करने के बाद हमें मिलता है जॉस, JAWS। ये एक व्यावसायिक स्क्रीन रीडर है। दोनों की जब हम बात करते हैं, स्क्रीन रीडर और ब्रेल डिस्प्ले, तो इन दोनों में ब्रेल डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सुपीरियर है, क्योंकि जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं इन दोनों के माध्यम से, तो ब्रेल डिस्प्ले के माध्यम से उन्हें वर्तनी का भी ज्ञान होता है, साथ में व्याकरण भी समझ में आती है। तो ये दोनों का महत्व उनके लिए उपयोगी है और कॉम्बिनेशन से वो अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वॉइस असिस्टेंट की। जो वॉइस असिस्टेंट है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वॉइस कमांड के द्वारा तकनीक का उपयोग करके कामों को अंजाम देता है। ये स्मार्ट मोबाइल में हो सकता है और स्मार्ट वॉच में हो सकता है, टैबलेट में इसका उपयोग किया जाता है। और जो कुछ हम विशेष वॉइस असिस्टेंट के बारे में जाने तो वो है एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्ट और बिक्सबी। ये 4 वॉइस असिस्टेंट हैं जिनका उपयोग हमारे विशिष्ट जन कर सकते हैं। यहाँ तक कि इनका उपयोग वॉशिंग मशीन में, ओवन में, लाइट में और एसी में भी उपयोग होने लगा है। तो सोचिए, इस तरीके से इस वॉइस असिस्टेंट ने घरों में पहुंच बना ली है। और जो हमारे विशिष्ट जन इन चीजों का उपयोग करना चाहते हैं, वो बिना किसी के सहयोग से कमांड देके इनका उपयोग कर सकते हैं। तो कितनी, ये कहना चाहिए, उनके लिए लाभदायक बात है, जिसमें वो सक्रिय रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। कुछ वॉइस असिस्टेंट जो होते हैं, जिसमें सिरी और गूगल असिस्टेंट जो है, ये दृष्टिबाधित लोग वॉइस कमांड के द्वारा मनोरंजन कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। कुछ उनको किसी वेबसाइट पे जाके जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको अपना समय प्रबंधन करने में, टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आसानी से वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कमांड देंगे और उसका सॉल्यूशन उन्हें मिल जाएगा, जैसे वे ब्रेल के द्वारा या स्पीच के द्वारा सुनकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। ये जो टेक्निक है, ये उन्हें मैसेज करने में बहुत फायदेमंद है, अपना बैंक अकाउंट जानने के लिए मदद करती है। कहीं उनको मेल करना है, उसमें ये मददगार होती है। और ये सोचिए, जिनका शरीर थोड़ा शिथिल है, मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जल्दी से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके बाद हम अब बात करेंगे AI के बारे में। AI जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, जो स्पीच को पहचानकर वॉइस कमांड के जरिए अपने कामों को अंजाम देता है। जो लोग सीमित गतिशीलता वाले होते हैं, मांसपेशियों की कमजोरी होती है जिनके शरीर में, वो इसका उपयोग आसानी से करके अपने जीवन को सक्रिय बना पाते हैं। और इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, वो मुख्य पार्ट्स हैं, चैट बॉक्स है, स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं और कुछ सहायक तकनीकें होती हैं। इन सबके कॉम्बिनेशन से वो जो भी तकनीक से जुड़ते हैं, उसके माध्यम से डिजिटल माध्यम से जुड़ पाते हैं, डिजिटल दुनिया से जुड़ पाते हैं, अपना कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जो वो चाहते हैं अपनी बातचीत को कन्वे कर पाते हैं और सक्रिय जीवन जी पाते हैं। AI के अंदर कुछ विशेष टूल्स हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। एक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जो वो भाव, उनके विचार आते हैं दिमाग में, वो अंजाम में बदल जाते हैं कार्यों के माध्यम से। जिसमें एक गवर्नमेंट टूल्स बहुत ही मजेदार है। और जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल डिसीज है, डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी है उनको, तो वो समझ नहीं पाते हमें जीवन कैसे जीना है, तो इस टूल के माध्यम से वो उनको दैनिक, अगर चाहते हैं कि हमारी सुबह की दिनचर्या पूरी कैसी होना चाहिए, तो वो 30 मिनट्स का एक प्रोग्राम बना के दे देते हैं, जिसमें 5 मिनट उनको वॉक करना है, 10 मिनट खुद को हाइजीन रखने में मदद करना है। कहीं वो चाहते हैं कि उनको ड्रेसिंग करना है 5 मिनट के लिए, तो कपड़े कैसे कंफर्टेबल होना चाहिए और उनको पहनने का तरीका, जैसी प्रॉब्लम जिसके शरीर में हो, उस सारी प्रॉब्लम। और आखिरी के जो 10 मिनट होते हैं, कैसा हेल्दी उनको ब्रेकफास्ट नाश्ता करना है। तो अब आप बताइए, जब इस तरीके की तकनीक उन लोगों को मिलेगी, तो वो भी सक्रिय रूप से जीवन जी पाएंगे। इसमें एक और टूल्स है। थोड़ा सा समय को देखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा, तो आइए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद वर्मा मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी जो सभी दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होने वाली है। तो आगे के क्रम में साथियों हम चलते हैं। सुलभता केवल सुविधा नहीं अधिकार है, डिजिटल समावेशन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी। श्रीमती ब्रिजेश्वरी रावते, जिला नारायणपुर से। थैंक यू मैम। मैं ब्रिजेश्वरी रावते, जिला नारायणपुर से। मेरा आज का टॉपिक है सुलभता केवल सुविधा नहीं अधिकार है, डिजिटल समावेशन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी। डिजिटल समावेशन सुगमता, दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ प्रौद्योगिकियां और वेबसाइट उपलब्ध कराना, लोगों के डिजिटल कौशल को बढ़ाने, डिजिटल साक्षरता। विभिन्न प्रकार के संगठन ऐसे कार्यक्रम पेश करते हैं जो विभिन्न समूहों जैसे बुजुर्गों या दिव्यांग लोगों को एक नैतिक डिजिटल जुड़ाव रणनीति पारदर्शी, सुलभ एवं समावेशी होना चाहिए। उसी में कानूनी जिम्मेदारी में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी व्यक्तियों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी और सेवाओं तक समान और सार्थक रूप से पहुंचे। यह नैतिक रूप से हम सबका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। डिजिटल समावेशन का अर्थ है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां और सेवाएं अवसरों तक सभी के लिए समान और सार्थक पहुंच सुनिश्चित करना। यह एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी है जो सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को डिजिटल दुनिया से बाहर नहीं रखा जाए। उसमें हम लेते हैं नैतिक जिम्मेदारी जिसमें निष्पक्षता और समानता। डिजिटल समावेशन यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को समान रूप से डिजिटल दुनिया में भाग लेने का अवसर मिले, वह भी बिना किसी भेदभाव के। उसी में हम दूसरा लेते हैं जैसे समान अवसर। यह सुनिश्चित करता है कि सभी के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी जो सभी के पहुंच तक हो। उसी तरह से डिजिटल साक्षरता, डिजिटल समावेशन डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है जिससे लोग डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। कानूनी जिम्मेदारी अगर हम देखें तो उसमें भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहला उसमें मैं टॉपिक ले रही हूँ जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में एक अहम हिस्सा है। उसी तरह से समानता का अधिकार, डिजिटल समावेश समानता के अधिकार को बढ़ावा देता है जिससे सभी लोगों को समान अवसर मिल सके। भेदभाव से संरक्षण, कानूनी जिम्मेदारी में डिजिटल समावेशन भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को डिजिटल दुनिया से बाहर नहीं रखा जाए। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाकर लोगों को डिजिटल उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए कौशल प्रदान कर रहा है। डिजिटल रूप से समावेशी सेवाएं अगर उपलब्ध है तो उसमें डिजिटल समावेश के लाभ भी हैं। डिजिटल समावेश से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। यह सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाता है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसमें भी मैं अगर एग्जांपल दूं तो भारत में सरकार ने डिजिटल भारत जैसे कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। यूरोपीय संघ ने भी डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कानून बनाए हैं। अगर मैं इसको संक्षेप में कहूं तो डिजिटल समावेशन एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग सभी के लिए निष्पक्ष, सुरक्षित और समावेशी हो और डिजिटल दुनिया में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती ज्योति सराफ मैम, जांजगीर चांपा से।
कृपया मैम अपना माइक अनम्यूट करें एवं वीडियो ऑन करें। ज्योति सराफ मैम क्या हमारे बीच उपलब्ध है मैम? चलिए शायद मैम अभी लस्ट हो चुकी हैं, वे हमें बाइट में ज्वाइन कर लेंगी। इसके पश्चात दिव्यांग युवाओं के लिए डिजिटल रोजगार, फ्रीलांसिंग एवं रिमोट वर्क मैं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो यह जो क्षेत्र है दिव्यांग जन के लिए आजीविका की दृष्टि से डिजिटल रोजगार अपने आप में अवसरों का भंडार है। इसका क्षेत्र कल्पना से भी बड़ा है। तो इसमें से कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम रखना चाहूंगी। शारदा मैम क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी जी। तो सबसे पहले हम डिजिटल रोजगार के अवसरों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग ये होता है कि आप घर बैठे किसी कंपनी, किसी संगठन या किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी किसी कौशल की सेवा दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें वीडियो एडिटिंग करना आता है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल सभी जगह प्रमोशन किया जाता है सोशल मीडिया पे, तो हम इसके लिए यदि हमें वीडियो एडिटिंग आती है तो हम सामने वाले की, चाहे वो एक कंपनी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो वो अपनी जो भी ब्रांड्स की वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम उन्हें अपनी सेवा दे सकते हैं। हम उनके लिए वीडियो एडिटिंग करके उन्हें दे सकते हैं। इसी प्रकार ग्राफिक डिजाइनिंग, आप किसी ब्रांड के लिए प्रचार प्रसार के लिए सामग्री बना सकते हैं। आप देखे होंगे कि आजकल सभी जो कंपनियां हैं वे अपने अपने ब्रांड्स के लिए प्रमोशन चाहती है, ऐड बनाती है। तो इनके लिए हम अगर यदि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप ये सुविधा उन्हें दे सकते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कई जो संगठन होते हैं, कंपनी होती है, वो अपना एक अलग से ऐप बनाना चाहती है, तो आप उन्हें ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके एक ऐप बनाकर दे सकते हैं। उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग हम सभी जान रहे हैं कि आजकल सभी जो कंपनियां होती हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐड वगैरह या प्रमोशन जो है वो करती हैं। तो आप घर बैठे ये सुविधाएं उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह ग्राहक सहायता, कस्टमर केयर, तो हम सभी जानते हैं अभी हम अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इन सभी से हम सामान मंगवाते हैं, लेकिन सामान डिफेक्टिव हो गया तो हम सीधा कॉल सेंटर से ही बात करते हैं। तो दिव्यांगजन के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है कि आप हमें कहीं बाहर नहीं जाना, घर बैठे ही हम उन्हें ये सुविधाएं, उनके ईमेल्स का जवाब, उनके जो भी उन्हें समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनका निदान हम कर सकते हैं। उसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट एक प्रकार से पर्सनल असिस्टेंट की तरह होता है, जिसमें आपको नियोक्ता, आप जो भी नियोक्ता है आपके, तो उनके पर्सनल ईमेल्स का जवाब या उनके सोशल मीडिया को मैनेजमेंट करना इत्यादि काम बिल्कुल एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वे सभी अपना अपना सोशल मीडिया के लिए पीआर टीम रखते हैं। पीआर टीम मीन्स पब्लिक रिलेशन, जो कि उनके पूरे सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं। तो ये भी आप घर बैठे ही आराम से केवल और केवल इसमें आपको कंप्यूटर या इवन आप मोबाइल के ऐप्स के जरिए भी ये काम हो सकता है। उसी तरह प्रूफ रीडर या एडिटिंग का काम, तो इसमें होता ये है कि आपको कोई न्यूज पोर्टल है या ई बुक्स है या कोई साइट्स है, इसमें दस्तावेजों को आपको चेक करना है, उनकी गलतियों को सुधारना है। इसके लिए आवश्यक आपको भाषाई कौशल होना चाहिए। उसी तरह ट्रांसलेटर, अनुवादक, आजकल हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो शासकीय साइट्स होते हैं या फिर हम कहें कि जो कंपनीज वगैरह होती हैं, वे आजकल चूंकि हमारा देश बहुभाषी है, तो आजकल विभिन्न भाषाओं में भी सारे जो हमारे कंटेंट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप इस तरीके से यदि आप बहुभाषी हैं या द्विभाषी त्रिभाषी हैं तो आप इसमें अपनी योग्यता अनुसार इसमें आप सेवा दे सकते हैं। उसी तरह कंटेंट राइटर, तो कंटेंट यदि आपको लेखन का शौक है तो आप विभिन्न क्षेत्रों में आप अपना ब्लॉग बनाकर उसमें लिख सकते हैं।
उसी तरह ऑनलाइन शिक्षण, तो ये हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण बेहद ही आसान है कि हम घर बैठे, और आजकल ये है कि आप प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आपको वहां पे जैसे होता है, ये है कि हम जनरली जो एप्स वगैरह देखते हैं या फिर आजकल जो यूट्यूबर होते हैं, तो वो जो वहां पर जो डिस्प्ले बोर्ड रहेगी उसमें बताते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि प्रोजेक्टर चलते रहेगा, स्क्रीन चलते रहेगी और आप यहाँ नीचे बैठे जो हमारा स्मार्ट बोर्ड होता है उसी में आप करेक्शन करके उसमें आप टीचिंग दे सकते हैं। उसी तरह सामग्री मॉडरेशन, तो सामग्री मॉडरेशन ये शायद थोड़े कम लोगों को अभी जानकारी हो। तो इसमें होता ये है कि जैसे आपकी कोई साइट्स है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई साइट्स है या वेब प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर उपयोगकर्ता की समीक्षा लिखा जाता है, और साथ ही साथ जैसे कोई असामाजिक तत्वों ने अपमानजनक टिप्पणियां लिख दी हैं, तो उसे हटाना, उन्हें एडिटिंग करना, ये सब काम सामग्री मॉडरेशन कहलाता है। इसके बाद है ट्रांसक्राइबर, तो ये भी एक नया मैं कहूंगी कि एक नया रोजगार है, अवसर है रोजगार का। इसमें होता ये है कि ऑडियो या वीडियो को सुनकर उसे हम लिखित में प्रस्तुत करते हैं। जैसा ये आप लोग जनरली पॉडकास्ट में देखे होंगे, जैसे FM रेडियो, कुकू FM, जहां पर कहानियां या नाटक वगैरह होते हैं जो केवल सुनने के लिए होते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप कभी ये ऐप वगैरह यूज किए होंगे तो इसमें जो बकायदा इसमें लिखित में जो एपिसोड होते हैं उनका पूरा लिखित में प्रस्तुतिकरण होता है, तो इसे कहते हैं ट्रांसक्राइबर। इसी तरह प्रशासनिक सहायक, तो इसमें ये होता है कि आजकल आप देखे होंगे सभी जो गवर्नमेंट की जितने भी क्षेत्र हैं, फील्ड है, सभी अपने अपने वेबसाइट रखे हुए हैं। तो इसमें आप एक प्रशासनिक सहायक के रूप में ईमेल्स का जवाब देना या फिर फोटो अपलोड करना, कोई योजना है उसके बारे में डिटेल लिखना, ये बिल्कुल आप एक असिस्टेंट की तरह कर सकते हैं। फिर है ब्लॉग राइटर, तो हम सभी जानते हैं ब्लॉग राइटर क्या होते हैं। फिर है डेटा एंट्री, तो आजकल डेटा एंट्री एक बेहद विस्तृत अवसर है मैं कहूंगी, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो फॉरेन की हो या नेशनल हो, सभी को डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप एक स्किल के जरिए आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। ई कॉमर्स और ऑनलाइन व्यवसाय जो है, ये हम सभी जानते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट के जरिए आप अपना जो व्यवसाय है वो शुरू कर सकते हैं। इसके पश्चात डिजिटल रोजगार, रिमोट वर्क से लाभ, तो सबसे पहला दिव्यांगजन को जो बाहर की असुविधा होती है, जो बाधाएं होती है, इनसे हमें रोकथाम मिल सकती है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं। सुलभता ये कि आप किसी भी समय में, यहाँ ये है कि हमें जैसे ऑफिस के लिए हम समय की बाध्यता होती है, तो यह बताना चाहूंगी कि ये सभी जो दिव्यांगजन ये सुविधाएं कहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए साइट्स है अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर, माई डिसेबिलिटी जॉब, स्किल रोड, NDISP, ये सभी जो है इन साइट्स में आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे जो रोजगार हैं उनके बारे में डिटेल और उनके अवसर दिए जाते हैं। धन्यवाद मैम। मैम जी मैम, मैं बोलूं? जी हाँ जी बोलिए ना मैम। नमस्ते मैम सबको। हाँ जी जी मैम, जी सर आप मैम बोलिए, स्वागत है आपका। जी, मेरा टॉपिक है दिव्यांगजन की नीति निर्माण में भागीदारी और डिजिटल युग में प्रतिनिधित्व का महत्व। हर इंसान चाहता है कि उसकी बातें सुनी जाएं, उसे समझा जाए और उसके मुताबिक फैसले लिए जाएं। ठीक वैसे ही दिव्यांगजन भी चाहते हैं कि जब उनके जीवन से जुड़े नियम और नीतियां बनाई जाएं, तो उनकी राय भी ली जाए। आखिर उन्हीं को सबसे बेहतर पता होता है कि उन्हें किस चीज की जरूरत होती है। अब है नीति निर्माण में भागीदारी क्यों जरूरी है, तो बताना चाहूंगी। उनकी जरूरतों को समझना आसान होता है। जब दिव्यांगजन खुद अपनी बात कहते हैं तो नीतियां उनकी जरूरतों के मुताबिक बनती हैं। इससे वे ज्यादा उपयोगी और असरदार होती है। सेकेंड पॉइंट है इसका
बराबर का उन्हें हक मिलता है। उनकी भागीदारी यह तय करती है कि उन्हें समाज में बराबरी का मौका मिले, चाहे वो पढ़ाई का हो, नौकरी का हो, यात्रा में हो, हर किसी चीज में या हर किसी जगह पर। नीतियां ग्राउंडेड होती हैं, जमीनी होती हैं। जो लोग खुद मुश्किल से गुजरते हैं वही बेहतर समझते हैं कि समाधान क्या हो सकता है, इसलिए उनकी राय से बनी योजनाएं ज्यादा असर करती हैं। क्या किया जा सकता है इसके लिए बताना चाहूंगी। उनसे बातचीत करें। कोई भी योजना बनाने से पहले दिव्यांगजन या उनके संगठनों से बात करनी चाहिए। उनकी बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में उनकी राय या नीतियों को जगह भी दी जानी चाहिए। सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए उनके लिए, जैसे कि सांकेतिक भाषा का अनुवादक, स्क्रीन रीडर और ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनके लिए मदद हो सके, जिनसे उनकी मदद हो सके। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और है सबको साथ लेकर चलना। नीति निर्माण में सिर्फ अफसर और नेता ही नहीं, दिव्यांगजन, उनके परिवार और समाज सभी हिस्सों को जोड़ना चाहिए। डिजिटल युग में भागीदारी के प्रमुख लाभ हैं उनके यदि वो भागीदारी करते हैं किसी भी नीति निर्णय में तो उसके प्रॉफिट क्या होते हैं वो बताना चाहूंगी। सटीक और प्रभावी नीतियां बनती हैं, उनकी आवश्यकताओं को बेहतर समझा जा सकता है, उनके अधिकारों की सुरक्षा होती है, समावेशी समाज का निर्माण होता है। भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय क्या है वो बताना चाहूंगी। सशक्त कानून एवं नीतियां दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा और नीति निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सशक्त कानून जैसे RPWD एक्ट 2016 को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। समान प्रतिनिधित्व सभी स्तर पर, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नीति निर्धारण निकाय में दिव्यांग प्रतिनिधियों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सुलभता और सहायक तकनीकी दिव्यांगजनों की सहभागिता को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें सुलभ भवन, सहायक तकनीक जैसे कि स्क्रीन रीडर है, ब्रेल उपकरण है, अनुवादक सेवाएं, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। जागरूकता और संवेदनशीलता, समाज और नीति निर्माताओं में जागरूकता होनी चाहिए। दिव्यांगजन केवल सहायता के पात्र नहीं है या केवल मदद के पात्र नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण में सक्रिय योगदान करता भी है। दिव्यांगजन की नीति निर्माण में भागीदारी केवल उनके अधिकारों की ही बात नहीं करती, बल्कि यह हमारे समाज के समावेशी, संवेदनशील और लोकतांत्रिक स्वरूप को भी सशक्त बनाते हैं। डिजिटल युग में उन्हें सुनने, समझने और शामिल करने को सुनिश्चित करता है। डिजिटल युग में प्रतिनिधित्व का महत्व। डिजिटल युग क्या है? डिजिटल युग जहां पर अधिकांश सेवाएं, सूचनाएं और संवाद जो हैं डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, ई गवर्नेंस पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें पारंपरिक सीमाएं टूट रही हैं और सूचना व संवाद अधिक सुलभ हो रहा है। डिजिटल युग में प्रतिनिधित्व का महत्व, अभिव्यक्ति के नए अवसर। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया, ई फोरम्स, वेबिनार, ऑनलाइन सर्वे दिव्यांगजन को अपनी बात कहने का मंच देते हैं। वे अब सीधे अपनी राय नीति निर्माताओं तक पहुंचा सकते हैं। सुलभता और समावेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉल्स, वर्चुअल सुनवाई ने दिव्यांगजन के लिए नीति निर्माण में भाग लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। वे अब स्थान या यात्रा की बाधाओं से मुक्त होकर संवाद कर सकते हैं। तकनीकी सहायक उपकरण, डिजिटल टूल्स, स्क्रीन रीडर है, वॉइस रिकॉग्निशन है, ब्रेल डिस्प्ले, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आदि दिव्यांगजन को तकनीक के माध्यम से नीति निर्धारण प्रक्रियाओं में प्रभावी भागीदार बनाते हैं। डेटा आधारित निर्णय डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। दिव्यांगजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय भागीदारी करे तो उनकी जरूरतों पर आधारित डेटा नीति निर्माताओं तक पहुंच सकता है।
पारदर्शिता और जवाबदेही। डिजिटल माध्यम से नीति निर्माण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है। दिव्यांगजन अब नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से दे सकते हैं और सुधार की मांग कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, डिजिटल युग ने प्रतिनिधित्व को नया स्वरूप और विस्तार दिया है। यह दिव्यांगजन के लिए सुनवाई का अवसर, प्रभाव डालने का माध्यम और सशक्तिकरण का उपकरण बन चुका है। अब आवश्यकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि कोई पीछे ना छूटे। थैंक यू। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल एक्सेसिबिलिटी लेकर हाजिर हैं श्री लक्ष्मण बांदेकर सर, जिला कबीरधाम से। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मण बांदेकर, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से। आज मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिस इन डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, भारत के लिए प्रेरणाएं। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का अर्थ है कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल सेवाएं सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए सुगम और उपयोगी हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने कड़े कानून और दिशा निर्देश लागू किए हैं, जिनसे भारत भी प्रेरणा ले सकता है। तो आइए जाने अंतर्राष्ट्रीय मानक। वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG। WCAG सबसे व्यापक और स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जिसे W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टिट्यूशन ने विकसित किया है। ये दिशा निर्देश वेब पेजों की डिजाइन, रंग, कंट्रास्ट, नेविगेशन, स्क्रीन रीडर सपोर्ट आदि को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने पर केंद्रित है। भारत में भी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए इन्हीं मानकों को अपनाने की सिफारिश की जाती है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, UNCPRD, यह कन्वेंशन डिजिटल और भौतिक दोनों तरह की अभिगम्यता के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। भारत समेत कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी नीतियों में इसे शामिल किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अभिगम्यता मानक सेक्शन 508 USA, अमेरिका का सेक्शन 508 सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल सेवाओं के लिए एक्सेसिबिलिटी अनिवार्य करता है, जो WCAG के अनुरूप है। यूरोपीय संघ का EN 301/549, यह मानक यूरोप में डिजिटल उत्पादों और सेवाओं की एक्सेसिबिलिटी के लिए अनिवार्य है और इसमें भी WCAG को आधार बनाया गया है। समावेशी डिजाइन और BIS मानक। समावेशी डिजाइन का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी डिजिटल उत्पाद और सेवाएं हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो। भारत में भी भारतीय मानक ब्यूरो BIS भी एक्सेसिबिलिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित दिशा निर्देश जारी करता है। 2025 में भारत में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी से जुड़े लागू कानून, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और उसके नियम 2025 में इस अधिनियम को लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम नियम 2025 का मसौदा जारी किया गया है। ये कानून नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, प्रोसेसिंग और डिजिटल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। बच्चों और दिव्यांगजनों के डेटा के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान है, जैसे सत्यापनीय अभिभावक सहमति की आवश्यकता, कंपनियों को उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति नहीं है और डेटा उल्लंघन की स्थिति में उपयोगकर्ता को सूचित करना अनिवार्य है। साइबर अपराध और डिजिटल उपभोक्ता अधिकार। 2025 में साइबर अपराध के मामलों के लिए त्वरित कार्रवाई हेतु साइबर न्यायालयों की शुरुआत की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2025 के तहत ऑनलाइन सेवाओं में विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया है। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए जिम्मेदार बांदेकर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
समावेशी बनाने के लिए जिम्मेदार है। एनसीईआरटी का CIET विभाग शिक्षकों, छात्रों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा कार्यक्रम चलाता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल सेवाओं, वेबसाइटों और एप्स की एक्सेसिबिलिटी के लिए मानक और दिशा निर्देश बनाता है। ISEA, CDAC जैसे संस्थान 90 के अंतर्गत डिजिटल सुरक्षा व एक्सेसिबिलिटी पर काम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और अन्य रेगुलेटरी अथॉरिटी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश में भी उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने और नीति निर्माण में हस्तक्षेप करने वाली सर्वोच्च संस्था है। राज्य शिक्षा बोर्ड KVS, NVS, NIOS, विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अपने अपने स्तर पर डिजिटल शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करते हैं। अन्य तकनीकी संस्थान CDAC, ISEA आदि संस्थान डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी की सहायता प्रदान करते हैं। भारत में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के प्रमुख उदाहरण आधार और DBT, डिजी लॉकर, ई-संजीवनी और आरोग्य सेतु, वन नेशन वन राशन कार्ड, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल शिक्षा और PM वाणी, कृषि और महिला सुरक्षा एप्स, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। साथियों, डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी छोटे से संक्षिप्त में आपके बीच में। यह है गजानन की कहानी। पूरे गांव को डिजिटल साक्षर बनाया। तेलंगाना के अकोली गांव के गजानन ने खुद कंप्यूटर सीखकर अपने गांव के हर घर के एक सदस्य को डिजिटल साक्षर बना दिया। उन्होंने पंचायत भवन में कंप्यूटर क्लास चलाई, महिलाओं, बच्चों और किसानों को अलग अलग समय पर ट्रेनिंग दी, प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों से सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाया। आज अकोली 100% डिजिटल साक्षर गांव है और गजानन को भारत सरकार ने सम्मानित भी किया है। अंत में हम इन सब का निष्कर्ष जानते हैं। भारत को डिजिटल समावेशन के लिए वैश्विक श्रेष्ठ बल्कि डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बांधेकर सर। इसके पश्चात सुलभता ऑडिट और प्रमाणन सरकारी एवं निजी वेबसाइटों के लिए आवश्यक कदम, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्री यशवंत कुमार पटेल सर, जिला दुर्ग से। जी स्वागत है सर। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वेबिनार में मेरा जो टॉपिक है वो है सुलभता ऑडिट और प्रमाणन सरकारी एवं निजी वेबसाइटों के लिए आवश्यक कदम है। सरकारी और निजी वेबसाइटों के लिए सुलभता ऑडिट और प्रमाणन आवश्यक है। सभी वेबसाइटों तक आसानी से पहुंच हो सके वही सुलभ है। चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे दिव्यांग व्यक्ति हो, सभी को सभी क्षेत्रों में जानकारी लेना जरूरत है। खास तौर में आज का समय जो है डिजिटल युग है, तो उसमें भी दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसी संसाधनों का और सुलभता आवश्यक रूप से होना जरूरी है। तो इस प्रकार से कोई भी वेबसाइट आती है उसमें इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको ये वेबसाइट आसानी से उन वेबसाइटों में आसानी से वो पहुंच बना सके। ये ऑडिट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वेबसाइटों की पहुंच सुनिश्चित करती है।
और कानूनी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। सुलभता ऑडिट जैसे कि वेब सामग्री सुलभता दिशा निर्देश WCAG के आधार पर वेबसाइटों में बाधाओं की पहचान करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए सिफारिशें एवं सलाह देते हैं। प्रमाणन सुलभता ऑडिट के बाद जारी किया जाता है और यह दर्शाता है कि वेबसाइट एक विशिष्ट सुलभता मानक के अनुरूप है। स्टैंडर्ड एक निश्चित स्टैंडर्ड के अंतर्गत उनका निर्माण किया गया है और जिसके माध्यम से सामान्य एवं दिव्यांग व्यक्ति जो है उस वेबसाइट पर आसानी से अपनी पहुंच कर सकता है। उनकी बातों को एवं जानकारियों को भी आसानी से वो जो है ग्रहण कर सकता है। सुलभता ऑडिट का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वेबसाइटों की पहुंच सुनिश्चित करना, जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं वाले लोगों के लिए वेबसाइटों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। सुलभता ऑडिट जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वेबसाइट का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाती है। इसका मानक जो है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मानक हैं। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? वेबसाइट की संरचना, सामग्री और नेविगेशन का परीक्षण करना और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधाओं की पहचान करना, ये इसकी प्रक्रिया है। सुलभता रिपोर्ट जो पाई गई बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए सिफारिशों का विवरण देती है कि सभी वेबसाइट में जो जानकारियां जिन व्यक्तियों को चाहिए, चाहे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चाहिए चाहे सामान्य व्यक्तियों के लिए चाहिए, वो उसका आसानी से उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये इनका विवरण जो है देती है। इसके कई उदाहरण हैं सुलभता ऑडिट के, जिसमें अमेरिका जो है सर्वोपरि है, पहले नंबर पे अभी उनका आता है। सुलभता प्रमाणन इसके माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि सभी वेबसाइट जो है हर व्यक्तियों के लिए सुलभ है। मतलब जितना जो कई प्रकार के जो दिव्यांगताओं से भी ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी आसानी से उस वेबसाइट के माध्यम से उनकी जानकारी जो है सुलभ कराई जाती है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? एक योग्य व्यक्ति या संगठन द्वारा वेबसाइट के सुलभता ऑडिट को पूरा करना और प्रमाणित करना इसकी प्रक्रिया है। इससे लाभ क्या होते हैं? सुलभता प्रमाणन के लाभ क्या होते हैं? इससे सामान्य एवं दिव्यांग व्यक्तियों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, वेबसाइट की प्रतिष्ठा बढ़ाना और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ अनुभव प्रदान करना। सरकारी वेबसाइट और निजी वेबसाइट, जितने भी वेबसाइट हैं, उनको इस तरह के मानकों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि ये इनके मानकों को पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए सरकार अपनी कानून बनाई हुई है, जिसका वो उनको पालन कराने के लिए निर्देशित करती है। अधिकांश सरकारी वेबसाइटों को सुलभ बनाने के लिए कानूनी आवश्यकताएं होती है, जैसे धारा 508, जिसकी चर्चा ऊपर हमारे साथियों के द्वारा भी जानकारियां दी गई है। सुलभता ऑडिट और प्रमाणन। सुलभता ऑडिट और प्रमाणन निजी वेबसाइटों को अपनी वेबसाइटों को सुलभ बनाने में मदद करते हैं, जो उन्हें कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी वेबसाइट की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करता है। सुलभता ऑडिट और प्रमाणन सरकारी और निजी वेबसाइटों के लिए आवश्यक है। ये जो है दिव्यांग व्यक्तियों, खासतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वेबसाइटों की पहुंच सुनिश्चित करते हैं और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो सुलभ होना सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे दिव्यांग व्यक्ति हो, सभी के लिए वेबसाइट जो है निजी हो चाहे सरकारी हो, आसानी से उनके मानकों के आधार पर सुलभ होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। इसके पश्चात सामाजिक व्यवहार में बदलाव, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समावेशी सोच को बढ़ावा कैसे दें, इस पर अपना अभिमत रखने हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती ममता सिंह मैम, जिला सुकमा से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुकमा जिला से। मुझे टॉपिक मिला है सामाजिक व्यवहार में बदलाव,
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समावेशी सोच को बढ़ावा कैसे दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे कि इंटरनेट और उसका बुनियादी ढांचा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण का सभी लोगों द्वारा उपयोग और उपयोग, चाहे उनकी उम्र, लिंग, जातीयता, राष्ट्रीयता, गतिशीलता, शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। डिजिटल समावेशन सभी को, खास तौर पर वंचित या ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत लोगों को डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए पहुंच और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक 3 तरीके दिए गए हैं जिसमें दिव्यांग जनों के लिए आसान हम बना सकते हैं। पहला है, किसी को पीछे न छोड़े। हर किसी को, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अवसरों, संसाधनों और अधिकारों तक समान पहुंच होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भोजन पानी, आवास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल तकनीक की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा है, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा कैसे दे। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें व्यापक और समावेशी नीतियों को लागू करना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए और डिजिटल दुनिया में हम दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नीतियों को एकत्रित करना चाहिए।